सी देखिए, यूरिन फ्रिक्वेंसी जो है, बार बार यूरिन का जाना, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन येलोइश हो रहा है और डार्क येलोइश हो रहा है तो आप बीमार हो रहे हैं। सिर्फ उनका एक ही रीज़न होता है डार्क यूरिन आने का। किसी भी एज ग्रुप में 3 से 4 बार 5 बार तक यूरिन जाना, जब आप 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक टोटल लिक्विड्स ले रहे हैं, वो नॉर्मल माना जाता है। अधिकतर इन्फेक्शन जो किडनी में आता है वो ब्लड के थ्रू नहीं आता, नीचे से असेंड होके आता है, जो आपके ब्लैडर से आ रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको शूशू बहुत जाते हैं, वो वॉशरूम बहुत जाते हैं। क्या वो इन्फेक्शन की वजह से है कि कुछ लोगों को, और बुज़ुर्गों में ख़ासकर जो 60+ हो जाते हैं, उनमें महिलाओं में लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम है और वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती हैं। वो उठती हैं और उनका लीकेज शुरू हो जाता है। वो कैसे कंट्रोल किया जाए और वो कैसे मतलब मैनेज करें वो लोग, वो बड़े सवाल मेरे पास आए हैं। सी देखिए, यूरिन फ्रिक्वेंसी जो है, बार बार यूरिन का जाना, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप देखें जो कि हमारी साइंटिफिक डेफिनीशन है फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी की, अगर दिन में कोई 7 या उससे अधिक बार यूरिन करने जाता है और रात में सोने के बाद 1 या 1 से अधिक बार उठता है पेशाब करने के लिए, स्त्री या पुरुष दोनों ही, तो इसको हम रात वाले को नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं और दिन को अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी। अब जब लगती है और भाग के यूरिन जाने के लिए एक आपको हाजत होती है, तो उसको हम अर्जेंसी बोलते हैं। और कभी कभी महिलाओं में ख़ास तौर पे जाते जाते यूरिन लीक कर जाता है, इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। हर एज में इसका कारण अलग है, लेकिन अगर हम एक एज ग्रुप को लेके देखें, जैसे आपने बोला कि 60 ईयर्स प्लस, तो 60 ईयर्स एंड प्लस में मेल्स में प्रोस्टेट एक प्रॉब्लम, एक ग्लैंड होती है शरीर में, जिसमें कि उसका इनलार्जमेंट शुरू हो जाता है 50-55 के बाद। तो कई बार बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी की वजह से ब्लैडर इरिटेबल रहता है। दूसरा, जो ब्लैडर की अपना नेचर है, वो किसी और प्रॉब्लम से, चाहे यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर हो, कोई और प्रॉब्लम हो, उस वक्त से ब्लैडर इरिटेबल हो जाता है और वो यूरिन को बार बार करने के लिए आपको अलार्म देता है ब्रेन में, आप भाग भाग के जाते हैं, यूरिन पास करते हैं। महिलाओं में प्रोस्टेट नहीं होती है, ये एक ऑर्गन पुरुष स्पेसिफिक ही है। लेकिन महिलाओं में प्रोस्टेट की वजह से जो बीपीएच से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स महिलाओं में आते हैं। आम तौर पे महिलाओं में यूटीआई बड़ी जल्दी कई बार हो जाता है, जो नॉर्मल भी माना जाता है। लोग, मतलब मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट उसे नॉर्मल नहीं मानता, बट महिलाएं आमतौर पे यूटीआई को एक नॉर्मल मान के चलती है। बड़ी देर में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करती हैं कि नहीं, मुझे बार बार हो रहा है तो मुझे डॉक्टर को मिलना चाहिए, जबकि उन्हें शुरू में ही इलाज इसका कराना चाहिए। ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी के बड़े सारे कारण होते हैं, स्पेशली महिलाओं में, जो कि शुरू से ही, आप भी वर्किंग फीमेल हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर आप ये ना भी कर रही हो, बहुत सारी महिलाएं करती हैं, नहीं हमें जी पब्लिक वॉशरूम यूज़ नहीं करना, हम ऑफिस में यूरिन नहीं जाते हैं, सुबह ही खूब सारा पानी पी लेंगे, सुबह ही 3-4 बार यूरिन पास करके आ जाएंगे, फिर 8-9 घंटे हम पानी भी नहीं पिएंगे, यूरिन भी पास करने नहीं जाएंगे, फिर रात में जाएंगे, फिर उसी प्रोसेस को शुरू करेंगे। दिस इज़ रॉन्ग। तो आप शुरू से ही अपने ब्लैडर को एक इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना है, 1 घंटे में आधा ग्लास जैसा पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके बॉडी को नेचुरली हाइड्रेट करते रहिए, और जब यूरिन लगे 3 से 4 घंटे पे जाके यूरिन पास करके आइए। सुबह आपने खूब पानी पिया, ब्लैडर को एकदम इरिटेट करके रखा, क्योंकि किडनी अच्छा काम कर रही है आपकी, यूरिन बना तुरंत तुरंत जाए, बार बार आप जाए, बीच में आपने पॉज दे दिया, नहीं अब नहीं जाना है, फिर शाम को फिर बोला जाना है, तो क्या होता है, ब्लैडर ओवर एक्टिविटी की तरफ। ये एक कारण है, बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से ओवर एक्टिविटी हो, तो उसकी डेप्थ में जाना होता है। जब वो बंदा या बंदी आके आपसे कहती है कि मुझे बार बार यूरिन जा रही है, और बहुत सारे उसके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं जो हम पूछते हैं, और उनके आधार पर डायग्नोसिस डिसाइड करते हैं कि हाँ आपको ये होगा, इस वजह से आपको फ्रीक्वेंसी। तो कितनी बार यूरिन जाना जो है वो नॉर्मल है एक एज ग्रुप के साथ? एवरेज देखिए, बारिंग द एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप में 3 से 4 बार 5 बार तक यूरिन जाना, जब आप 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक टोटल लिक्विड्स ले रहे हैं, वो नॉर्मल माना जाता है। अगर वॉल्यूम में देखें तो एक हेल्दी एडल्ट को, जिसका किडनी नॉर्मल काम कर रही है, फ्रॉम द एज ऑफ 18 अप टू द एज ऑफ 60, 65, 70, 1.5 से 1.25 लीटर, 1.5-2 लीटर तक, 1.5 से 2 लीटर तक यूरिन बनना चाहिए। ये हेल्दी किडनी, हेल्दी ब्लैडर और हेल्दी यूरोजेनेटल सिस्टम की निशानी है। यहीं पे जिनका किडनी फंक्शन कम काम कर रहा होता है, जिसको हम क्रिएटिनिन से एवेलुएट करते हैं, जो 1 से ऊपर हो रहा है, 1.5 हो गया, 2 हो गया, तो जितना किडनी फंक्शन, ईश्वर ना करे किसी का अगर ख़राब है, लेकिन अगर ख़राब हो रहा है तो उतना ही वाटर और लिक्विड का इंटेक कम करना चाहिए, क्योंकि ये काम कम कर रही हैं और पानी का लोड आप दे रहे हैं तो मुश्किल बढ़ेगी। रेदर आप डॉक्टर से मिलें और उसको किडनी फंक्शन को बेटर करवाएं।
आमतौर पे कई बार मरीज आते हैं मेरे पास कि जी हमारा तो यूरिन कम बन रहा था तो हमने पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, वो गलत है। तीसरी बात, जो रात में उठने का है, जो बक्सर होता है, मेरे पास महिलाएं आती हैं वो कहती हैं कि जी मैम तो 3-4 बार रात में उठते हैं, दे टेक इट एज नॉर्मल। तो जब वो स्वयं नॉर्मल, दादी और नानी अगर उसको नॉर्मल मान रही हैं तो ऑब्वियसली उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी उसी तरह से मैसेज उनको जाता है, नॉर्मल नहीं है। यदि आप रात में एक बार भी सोने के बाद उठ रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं है। पहले आप अपने आप को बिहेवियरल मैनेजमेंट करिए, लाइक इवनिंग का वाटर इनटेक कट करिए, देखिए कि दिन में आप कितना पानी पीते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको हाईलाइट करना है कि ज़्यादा पानी नहीं पीना है। लोग 6-6 लीटर पानी पीते हैं। वो कहा जाता है ना कि 8 लीटर पानी एग्जैक्टली, ना 8 लीटर नहीं कहा जाता, कहा जाता है खूब पानी पियो। वर्ड इज खूब पानी पियो। 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। नो, किसी भी कंडीशन में 7 से 8 लीटर पानी गलत है। एक्सेप्शनल कोई 10 मिलियन 10 मिलियंस में कोई एक व्यक्ति ऐसा बीमार है जिसको 8 लीटर पानी पीने की आवश्यकता है, वो अलग चीज़ है। पॉलीडिप्सिया उसमें होता है, वो एक डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसमें होता है, वो एक बहुत रेयर बीमारी। आम तौर पे एडल्ट को इतना पानी पीना चाहिए कि उसका 1.5 लीटर तक यूरिन बने, 1.5 से 2 लीटर। और वो यूरिन तब बनता है जब आप 3-3.5 मैक्सिमम 4 लीटर तक टोटल लिक्विड्स लेते हैं। तो ये मिथ है कि बहुत सारा पानी पियो। और कोई भी डॉक्टर जो क्वालिफाइड होगा, मैं नहीं बात कर रहा हूँ उनकी जो क्वैक्स बैठे हुए हैं, उनसे हम अपना कंपेरिजन नहीं कर सकते, वो सोसाइटी के लिए आंसरेबल नहीं है। जो एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट है या जो भी क्वालिफाइड फिजिशियन है, उनका आप कभी भी पूछेंगे या उनका जो सही जवाब होना चाहिए, मैं इस तरह से कहूँगा, आपका इनटेक एडल्ट में 3-3.5 लीटर इज़ एडिक्वेट इफ़ योर किडनी फंक्शन इज़ नॉर्मल। इट इज़ बाउंड टू जनरेट 1.2 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन, और 1.5-2 लीटर का यूरिन अगर आपका बन रहा है, यू कैन एश्योर योर सेल्फ पूरे दिन का। यस, और यही पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके रखना है। जैसे 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते हैं तो 16 घंटे में आपको पानी को ऐसे पीना है कि आपका लाइक आधा घंटे में 1 घंटे में आधा ग्लास आपने पिया, 200 ml पिया, तो 16 घंटे में 16 दूनी 32, 3.2 लीटर्स तो ऐसे ही हो गया। बीच में अभी कभी आपने थोड़ा सा और कुछ चीज़ें ली, तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बस एक लास्ट सवाल और पूछूंगी कि किडनी की पथरी को अक्सर कहा जाता है कि खूब पानी पियो, उससे वो बाहर निकल जाएगा। ये मिथ है या इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है? देखिए, उदाहरण मैं इस तरह से देता हूँ कि इस कमरे में एक व्यक्ति है जो मेरे और आपके साइज़ का है, और दरवाज़ा खोल दिया जो एक नेचुरल दरवाज़ा का साइज़ होता है, और हमने कहा कि भाई आप ठीक है यहाँ से चलो, तो आप दरवाजे से बाहर निकल जाओगे। एंड सेकेंड, हमने इस रूम में एक एलिफेंट रख दिया और दरवाज़ा उसी साइज़ का है, और आपने कहा कि इसको एलिफेंट को चलाओ, ये दरवाजे से निकल जाएगा। पानी स्टोन को निकालता है, लेकिन डिपेंड इस बात पे पर करता है कि स्टोन का साइज़ क्या है। जो किडनी है वो एक पतले सी ट्यूब से जुड़ी हुई है जिसको यूरेटर कहते हैं, उसका डायमीटर होता है 3 से 4 मिलीमीटर का। अब ये 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो 3 से 4 मिलीमीटर डायमीटर की है। अगर स्टोन 4, 5, 6 mm तक का भी है तो उसकी पेरिस्टल्सिस से उसके निकल जाने की संभावना है। लेकिन अगर मान लीजिए वो 15 मिलीमीटर का है या 2 सेंटीमीटर का है, तब तो नहीं निकलेगा। सो ये बड़ा सिंप्लीफाइड वे है, ओवर सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है कि खूब पानी पियो तो स्टोन निकल जाएगा। खूब पानी पीने से सिर्फ वही स्टोन निकल सकता, और खूब भी नहीं, एडिक्वेट जो ज़रूरत है वही स्टोन निकल सकता है जिसके साइज़ 4, 5, 6 mm तक का हो। दूसरी चीज़, आपको कोई और यूरेटर संबंधी या किडनी संबंधी या ब्लैडर संबंधी बीमारी नहीं। मान लीजिए यूरेटर में स्ट्रक्चर है, वो कहीं अटकाव है, तो स्टोन नहीं निकल सकता। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, सिर्फ पानी स्टोन निकल जाएगा ये डिसाइड नहीं करता। क्या बार बार यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो फेफड़ों और किडनी को नुकसान पहुंचाता है? और वो पुरुष, महिलाओं के लिए तो अक्सर कहा जाता है कि वो यूरिन अपना रोक लेती हैं, पुरुष अगर रोकते हैं तो उनको किस तरह की बीमारियां होती हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने यूटीआई को साइंटिफिकली भी 2 भागों में डिवाइड किया है। एक होता है लोअर ट्रैक यूटीआई, एक अपर ट्रैक यूटीआई। लोअर ट्रैक को हम मानते हैं जो ब्लैडर तक होता है, जो हमारा यूरिन करने का, मेल में पेशाब करने की एक ट्यूब होती है, फीमेल में यूरेथ्रा छोटा 4 mm का, 4 सेंटीमीटर का होता है, और एक पेशाब की थैली होती है। तो जब तक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नीचे के भाग में ही स्थिर रहता है, तब तक आपको अर्जेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, यूरिन में जलन हो सकती है, लेकिन बुखार नहीं आएगा, दर्द नहीं होगा। लेकिन यही जब इस यूरेटर के थ्रू असेंड करके किडनी तक पहुंच जाता है, जिसको पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तब ठंड लग के तेज बुखार आता है, और ये यूटीआई का लक्षण है, अपर ट्रैक यूटीआई का। और यहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई अब आपका इन्फेक्शन नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अधिकतर इन्फेक्शन जो किडनी में आता है वो ब्लड के थ्रू नहीं आता, नीचे से असेंड होके आता है, जो आपके ब्लैडर से आ रहा है।
जो किडनी में आता है वो उन लोगों को आता है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं या जिनको डायबिटीज़ है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि किडनी को पेनिट्रेट कर रही हैं, किडनी को भी अफेक्ट कर रही हैं। यूटीआई जब ठंड लग के आ रहा है, बुखार के साथ आ रहा है, तब समय ख़राब नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर दवा लेके अपने आप को ट्रीट नहीं करने। फॉर दैट मैटर तो लोअर ट्रैक यूटीआई को भी अगर आपको अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी है, बार बार यूटीआई हो रहा है या कोई ऐसी समस्या हो रही है जो आपको लगता है कि यूटीआई है, तो आपको सबसे पहले यूरिन का कल्चर देना चाहिए और अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्वालिफाइड फिजिशियन, या स्पेशली अगर आप जा सकते हैं जो कि इंडिया में बड़े कॉमनली अवेलेबल है आपके पास, सुपर स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, उनके पास आपको उपाय लेके जिसमें कि इसकी रिकरेंस को रोका जा सके। तो किडनी, लंग की भी आपने बात कही, तो लंग शायद एक रिमोट ऑर्गन है, लेकिन जब बीमारी नीचे से आके किडनी तक पहुंच गई है, फिर ब्लड में जाएगी यहाँ से, जिसको कि सेप्टिसीमिया करते हैं, तो फिर बाकी सारे ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करेगी, उनमें लंग भी आता है, बट वो उसकी 3rd और 4th स्टेज हो जाती है इन्फेक्शन की। जब तक वो किडनी में सीमित है, आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है, आपके ब्लड काउंट्स बढ़ गए, तो आप डॉक्टर से मिलके जब एंटीबायोटिक वगैरह ले लेते हैं, सारा आपका प्रॉपर केयर हो जाती है, तो आपका क्योर भी हो जाता है। और ये जो बार बार पेशाब में जलन की कहानी आती है कि भाई पेशाब होती है तो जलन होती है, कई लोगों को चिलकन शब्द बोलते हैं, जिसमें कि एकदम से आपको लगता है कि क्यों निकल रहा है, रोक दो उसको, है ना। तो वो क्या सिम्टम है, वो किस लिए होता है? देखिए, चिलकन होना पेशाब में, पेशाब करते वक्त जलन होना या करने के बाद जलन होना, ये सारे सिम्टम्स हैं कहीं ना कहीं ब्लैडर की या उसके आगे की जो ट्यूब है यूरेथ्रा की, उनमें किसी न किसी प्रॉब्लम होने की। उसमें कहीं कोई घाव हो सकता है, उसमें यूटीआई की वजह से भी ब्लैडर की जो इनर म्यूकोजा है, जैसे हमारे मुंह के अंदर म्यूकोजा है, जब हम मिर्च खा लेते हैं तो जलन होती है ना, या अंदर घाव हो और हम कुछ भी खा रहे हो तो उसमें हमें लगता है। इसी तरह से पेशाब की थैली में अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो यूटीआई की वजह से हुआ हो या किसी और संक्रमण की वजह से हुआ हो, कोई घाव हो गया हो या कोई उस म्यूकोजा में किसी भी वजह से ब्रीच हुआ हो, तो जब भी कोई एसिडिक, यूरिन भी एसिडिक होता है, या अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा, नेचुरल जो यूरिन होता है थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो जब उस म्यूकोजा से टच करेगा तो आपको यूरिन, जब आप पास कर रहे हैं उस कट बार पार्ट में या इन्फ्लेम्ड पार्ट में जब वो टच करेगा तो जलन होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जलन का कारण हम ढूंढें, तो यूरोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए। इस सिम्टम को आप ओवर द काउंटर दवा लेके टॉलरेट नहीं करिए। सिंपल है, एक आपको यूरिन, कोई भी दवा खाने से पहले बस सिंपल यूरिन को कल्चर के लिए दे दीजिए। दूसरा, अगर डॉक्टर को आप दिखा लेते हैं, कल्चर आधारित आपको दवा मिलती है, तो उसका श्योर शॉट ट्रीटमेंट होता है। अगर इन्फेक्शन आया है तो कई बार नॉन बैक्टीरियल, नॉन इन्फेक्टिव यूटीआई भी होता है। यूनिट्रैक इन्फेक्शन है, वो इन्फ्लेमेशन है, एक्चुअली इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है। तो उसके इलाज के लिए दूसरी मेडिसिन होती हैं जो एंटीबायोटिक नहीं है, पर उसके लिए जो बेस्ट एडवाइज़र है वो यूरोलॉजिस्ट ही है। और एक सवाल फिर से मेरे मन में आया कि डार्क येलो यूरिन, वाइट यूरिन, येलोइश यूरिन, ये क्या किसी बीमारी के, मतलब अगर कहते हैं कि क्लीन यूरिन है अगर, तो आप परफेक्टली फाइन है, लेकिन येलोइश हो रहा है और डार्क येलोइश हो रहा है तो आप बीमार हो रहे हैं, क्या ऐसा सच है क्या? देखिए, हम लोग जो दिखता है उसी पे रिएक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे यूरिन में अगर मान लीजिए ब्लड आ जाए तो व्यक्ति तुरंत अलर्ट हो जाता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। इसी तरीके से जब डार्क यूरिन आता है तो लोग अलर्ट हो जाते हैं। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और मैं उनको जब इवेलुएट करते हैं परफेक्टली नॉर्मल होते हैं। सिर्फ उनका एक ही रीज़न होता है डार्क यूरिन आने का कि वो हाइड्रेशन कम ले रहे हैं, पानी कम ले रहे हैं। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में आप जैसे शरबत भी बना रहे हैं तो उसमें चीनी ज़्यादा डाल दीजिए, पानी नहीं डालिए तो वो गाढ़ी दिखाई देगी। तो जब यूरिन गाढ़ा होता है, पानी आप नहीं पी रहे हैं, तो बाकी शरीर के अवयव जो हैं वो जब यूरिन से निकलते हैं तो हल्का सा येलोइश टिंज लेके निकलते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति कोई दवा खा रहा होता है और उस दवा का जो एक्सक्रीशन है, मेनली लीवर या किडनी से एक्सक्रीशन होता है, तो यूरिन से जब एक्सक्रीशन होता है तो उस दवा का कलर यूरिन में आता है। जैसे पायरीडियम एक दवा बड़ी कॉमन है, यूटीआई में भी दी जाती है, पेशाब की जलन के लिए बड़ी दी जाती है, वो यूरिन को गाढ़ा पीला कर देती है। तो दवा एक कारण हो सकती है। तीसरा, कलर आने का एक लीवर की खराबी भी कारण है। जब पीलिया हो जाता है तो भी यूरिन पीला आता है। तो चूँकि मरीज़ को ये नहीं पता कि मैं किस वजह से मेरा यूरिन पीला आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छा एक रास्ता है कि आप डॉक्टर से मिलें और उससे गाइडेंस लें कि किस वजह से पीला आ रहा है। लेकिन शुरू में अपने आप को हाइड्रेट करके ये देखें कि अगर उससे यूरिन सफ़ेद और अच्छा होने लगा है तो इसे किसी बीमारी की तरह ना लें। प्रोस्टेट की जो बीमारी है उसका लक्षण और इलाज क्या है और कब चेकअप ज़रूरी हो जाता है? देखिए, प्रोस्टेट हर व्यक्ति में होता है, पुरुष स्पेसिफिक ही एक प्रॉब्लम है, मेल संबंधी समस्या है।
प्रोस्टेट एक नेचुरल ऑर्गन है जो अब वेस्टिजियल है ह्यूमन बॉडी में। पेशाब की थैली और यूरेथ्रा के बीच में एक छोटी सी पीनट की तरह, ये चेस्टनट की तरह वो वहाँ पे लगी रहती है। इसकी बढ़ने की वजह से, जो कि आमतौर पे 50 साल की उम्र के बाद ही इसमें थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देती है, अटकाव शुरू होता है जो यूरिन के फ्लो को रोकता है, जब पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर निकालने के लिए अपना प्रयास करती है। लक्षण क्या है, जिसे हम बीपीएच कर रहे हैं, यहाँ मैं सिर्फ बीपीएच की बात कर रहा हूँ, जो कि 50 साल से उम्र के आगे होता है। एक चीज़ होती है जो यूथ में पाई जाती है, प्रोस्टेटाइटिस, वो प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन के लिए होती है, उससे वो जो सेक्सुअली एक्टिव यूथ है उसमें ज़्यादा होता है। और प्रोस्टेटाइटिस, इस बीमारी की बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। जो मेन है बीपीएच, वो 50 साल की उम्र के बाद होता है। आमतौर पे उसका प्रेजेंटेशन होता है कि रात में बार बार उठना पेशाब करने के लिए, पेशाब की धार का कमज़ोर हो जाना, दिन में कई बार जाना, पेशाब करके आने के बाद भी संतुष्टि ना होना, और पेशाब लगे तो फिर रोक ना पाना, अर्जेंसी होना, बार बार जाना। जब इन लक्षणों को हम अवॉइड करते हैं तो कई बार इनके कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं, जैसे यूरिन में ब्लड आना, यूटीआई बार बार होना, या पेशाब की थैली में पत्थर बन जाना। अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से स्पेशली। कुछ टेस्ट होते हैं सिंपल, यूरोफ्लोमेट्री और अल्ट्रासाउंड, साथ में एक पीएसए की जांच होती है जो प्रोस्टेट के कैंसर को डिफाइन करती है कि है या नहीं है। वैसे वो पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, लेकिन कैंसर के लिए भी हम करते हैं। और यदि उसमें ये समस्या दिखाई दे रही है कि इनको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, तो अब 90% तक दवाओं से इलाज है उसका। बहुत ही सिंपल अल्फ़ा ब्लॉकर्स आते हैं, वो रात में एक बार आपको लेना होता है, लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस पे। अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें, समय समय पर अपना चेकअप दोबारा करते रहें। यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड और सीरम पीएसए, इसके आधार पे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट प्रशांत जैन जी, जो बता रहे थे कि आपको कब सतर्क हो जाना चाहिए। और ऐसे ही अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहे हो, आपको कुछ जाना हो यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ या सेक्सोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए द हेल्थ साइट।